टॉपिक इन दिनों बड़ा ट्रेंड में है, नेपाल का जेन ज़ी रेवोल्यूशन। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुतेरी खबरें, विजुअल और यहाँ तक कि मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। जो विजुअल सामने आए उसमें मंत्रियों को घेर कर दौड़ाया गया, प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई। इन विजुअल से दूसरी मेमोरी भी जहन में ताज़ा होती है। जुलाई 2022 में श्रीलंका का संघर्ष, जब आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोल दिया था। फिर अगस्त 2024 में बांग्लादेश, जब गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन के खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे। आनन फानन में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। और अब सितंबर 2025 में नेपाल, यहाँ भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। ये तीनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। ईस्ट में बांग्लादेश, साउथ में श्रीलंका और नॉर्थ में नेपाल। डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद यहाँ के युवाओं ने अपनी सरकार से निराश होकर उन्हें बदलने का जो तरीका अपनाया वो डेमोक्रेटिक नहीं लगता। नेपाल में जो हुआ वो क्यों हुआ और पड़ोसी देशों में होती इस हलचल के भारत के लिए क्या मायने हैं, हम समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नेपाल की ये घटना बांग्लादेश या पाकिस्तान में होते रहे तख्ता पलटों से मेल नहीं खाती, जहां सेना के अपने पॉलिटिकल एम्बिशन होते हैं, बल्कि ये श्रीलंका जैसे संकट से मिलती जुलती है, जहां सेना नियमों की रखवाली करती है। नेपाली सेना देश के इतिहास को जानती है, राजशाही को हटाकर लोकतंत्र स्थापित करने की कहानी जानती है। वहाँ की सेना का कैरेक्टर भारतीय सेना जैसा ही है। अगर कोई भारतीय सेना के किसी जनरल से देश की बागडोर संभालने को कहे तो क्या वो ऐसा करेगा? पुरी को उम्मीद है कि नेपाल की नई सरकार में प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट्स, लॉ एक्सपर्ट्स और नौजवान नेता शामिल होंगे, जिसकी शुरुआत पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने से हो चुकी है। नेपाल में ये गुस्सा अचानक तो नहीं भड़का। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये फैसला महज कैटलिस्ट था जिसने इस रेवोल्यूशन की गति बढ़ा दी थी। दरअसल सोशल मीडिया लाखों नेपालियों, खासकर नौजवानों के लिए पैसा कमाने का एक मीडियम है, बातचीत और देश या विदेश में अपने लोगों से कनेक्टेड रहने का एक जरिया भी है। नेपाल साउथ एशिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देशों में है। सोशल मीडिया बैन से पहले के हफ्तों में नेपाल में हैशटैग नेपो बेबीज और हैशटैग नेपो किड्स जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। लोग राजनेताओं के वारिसों के ऐशो आराम से नाराज थे, क्योंकि वे खुद बेरोजगारी, गरीबी और करप्शन से जूझ रहे थे। गांव खाली हो रहे थे और लोग रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे थे। सो बैन ने उनके इस गुस्से को ट्रिगर कर दिया और ब्लैकआउट के कुछ ही घंटों में लोग सड़कों पर उतर आए। संकेत अरसे से मिल रहे थे। भ्रष्टाचार और नेताओं को जांच से बचाने की साठगांठ के खिलाफ गुस्सा सुलग रहा था। नेपाल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। कोविड ने इसे और बढ़ाया, जिसके बाद माइग्रेशन भी बढ़ा। नेपाल में 2024 में बेरोजगारी 10.8% थी, लेकिन 15 से 24 साल के जेन-ज़ी के मामले में 20.8% थी। करीब 45 लाख लोग देश छोड़कर भारत, गल्फ कंट्रीज या दूसरे देश चले गए। उनकी भेजी हुई रकम, जो करीब 11,690 करोड़ रुपए है, नेपाल की जीडीपी का 33% है। नेपाल में राजनीति बारी बारी से सत्ता का खेल बन गई। नेपाली कांग्रेस यानी एनसी के शेर बहादुर देउबा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र यानी सीपीएन के पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी के केपी शर्मा ओली ने कई बार सत्ता संभाली, लेकिन युवाओं की परवाह नहीं की। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद आम हो गए और आरोप है कि उसकी जड़ में टॉप नेता ही हैं। नेपाल में चल रही उथल पुथल भारत के लिए चिंता का कारण है। नेपाल की 1770 किलोमीटर लंबी खुली बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगती है, जो खतरे को बढ़ाती है। अब तक दिल्ली का रुख बैलेंस्ड ही रहा है और वैसे भी पिछले कुछ समय से इंडिया नेपाल रिलेशंस पहले की तरह नहीं रहे। इस पर और डिटेल में हमारे साथी प्रदीप पारसागर आपको बताएंगे। जो पिछली सरकारें थी तो उसके साथ आपने देख ही लिया, जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी इज ऑलवेज बीन सीन एज ए प्रो चाइना। आप देखेंगे पिछले जब से उनकी सरकार आई है तब से पिछले कुछ समय से चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल के अंदर बढ़ता जा रहा है।
इनफैक्ट 2020 में नेपाल ने की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें जो ट्राई जंक्शन है नेपाल, चाइना और इंडिया का, लेपुलेक हो गया, काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा, ये 3 जगह जो हैं इनको अपना टेरिटरी में शामिल कर लिया। और जबकि उससे कुछ दिन पहले ही हमारे रक्षा मंत्री ने एक सड़क का इनॉग्रेशन किया था उस एरिया में। इंडियन मिलिट्री ने, अगर आपने उसके बाद रिस्पॉन्सेस देखे होंगे, इंडियन मिलिट्री ने बोला कि नेपाल इज स्पीकिंग एट बेस्ट ऑफ समवन विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, बट बड़ा क्लियरली बोला गया कि भाई ये किसी के कहलावे। फिर उसके बाद आता है 2022 में जब हम लोगों ने अग्निवीर शुरू किया। अग्निवीर की स्कीम में गोरखा रेजिमेंट्स हमारे इंडियन आर्मी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अग्निवीर जब स्कीम हम लोगों ने जो इंडियन मिलिट्री में लागू करी, तो नेपाल ने की जो गवर्नमेंट थी उसने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि भाई हम अग्निवीर में जो 4 साल के लिए भर्ती है, हम उसको मानेंगे नहीं, वो हमारे यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो उसके चलते फिर एक असंतोष बढ़ा। इसलिए जरूरी है कि पड़ोसी देश नेपाल में शांति और स्टेबिलिटी आए। भ्रष्टाचार रोकने और जवाबदेही लाने की भी जरूरत है। सेना, प्रदर्शनकारी और राजनीतिक पार्टियों को संयम बरतना चाहिए। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बर्बादी से अब कुछ मजबूत और बेहतर उभरेगा, जो ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और डिटेल वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।